कहानी की शुरुआत एक दबाव और अफरा तफरी से भरी हुई परित्यक्त फैक्ट्री में होती है। एक आदमी जिसने जीन्स की जैकेट पहनी हुई है अचानक बेहोशी से जाग उठता है। उसका दिमाग पूरी तरह खाली है। उसे न यह पता है कि वह कहाँ है, न ही यह कि आखिर हुआ क्या है। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और सामने का मंजर उसे अंदर तक डरा देता है। थोड़ी दूरी पर एक गंजा आदमी कुर्सी से कसकर बंधा हुआ है, बेहोश पड़ा है। दूसरी ओर एक घुंघराले बालों वाला आदमी हथकड़ी से रेलिंग पर लटका हुआ है। उसकी हालत भी मरी या जिंदा जैसी है और उसके पैरों के पास एक नीली शर्ट पहने आदमी जमीन पर पड़ा है, जिसके चेहरे पर सूखे खून के निशान जमे हुए हैं। जमीन पर टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और एक खून से सना फावड़ा भी वहीं पड़ा है, जो चुपचाप बता रहा है कि यहाँ अभी अभी एक भयानक संघर्ष हुआ है। जिंदा रहने की प्रवृत्ति उसे तुरंत इस जगह से भागने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जैसे ही वह गोदाम के बड़े दरवाजे तक पहुंचता है उसकी उम्मीद टूट जाती है। यह जर्जर दरवाजा किसी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद है। वह कई पासवर्ड आजमाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। फिर वह खिड़कियों की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि सभी खिड़कियां सीमेंट और लोहे से पूरी तरह बंद की गई हैं। यह जगह एक विशाल लोहे के ताबूत जैसी है और वे सभी उसमें कैद जिंदा लाशों की तरह हैं। तभी जब वह पूरी तरह निराश हो जाता है, ऊपर से हल्की सी आवाज आती है। क्या इस गोदाम में कोई और भी है? वह तुरंत सतर्क हो जाता है। जमीन पर पड़ा फावड़ा उठाकर वह सावधानी से सीढ़ियां चढ़ता है। आवाज का स्रोत शायद बाथरूम से आ रहा है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। शायद वह ज्यादा तनाव में है और उसे भ्रम हो रहा है। प्यास से बेहाल होकर वह नल खोलता है और पानी से अपना चेहरा धोता है। खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सिर उठाकर आईने में देखता है, उसके भीतर एक अजीब डर दौड़ जाता है। आईने में दिख रहा चेहरा उसके लिए पूरी तरह अनजान है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने न सिर्फ यहाँ की सारी घटनाएं भूल दी हैं, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि वह खुद कौन है। वह याद करने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग में बस कुछ टूटे फूटे टुकड़े ही उभरते हैं। वह बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि वहां 2 खाली कुर्सियां और जमीन पर कटी हुई रस्सियां पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कभी 2 लोग बंधे हुए थे, लेकिन किसी वजह से वे छूट गए। वह इस पहेली को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी बगल वाले कमरे से अचानक फोन की तेज घंटी बजने लगती है। वह बिना समय गंवाए वहां भागता है और फोन उठाता है, लेकिन अपनी पहचान न जानने के कारण कुछ बोलने से हिचकिचाता है। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह बोलता है, सामने वाला पूछता है कि वोज कहाँ है। मुख्य पात्र को नहीं पता कि वोज कौन है, इसलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए वह झूठ बोल देता है कि वह बाथरूम गया है। सामने वाले को शक नहीं होता और वह आगे कहता है कि वे लोग अभी किसी को नुकसान न पहुंचाएं, खास तौर पर कर्स नाम के व्यक्ति पर नजर रखें, क्योंकि बाहर हर जगह पुलिस फैली हुई है। उन्हें कुछ घंटों तक इंतजार करना होगा ताकि फिरौती मिल सके। वापस आने के बाद वे कर्स और दूसरे आदमी को खत्म कर देंगे। इन बिखरे हुए शब्दों से मुख्य पात्र एक डरावनी सच्चाई जोड़ लेता है। ये एक अपहरण का मामला है। फोन पर बात करने वाला अपहरण करता है और इस समूह में कुछ लोग उसके साथी हैं। जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है उसका नाम कर्स है और वोज और ब्रॉकमैन अपहरणकर्ताओं के साथी हैं। लेकिन अपनी याददाश्त खोने के कारण वह यह नहीं पहचान पा रहा कि कौन कौन है, बल्कि यह भी नहीं जानता कि वह खुद अपहरण करता है या बंधक। फिर भी उसके भीतर की एक सहज भावना उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह एक अच्छा इंसान है। जैसे ही वह फोन रखता है, शहर के दूसरे छोर पर रेलवे स्टेशन में एक घबराई हुई महिला एक बैग लेकर लॉकर की ओर बढ़ रही होती है, जो पैसों से भरा है। वह कर्स की पत्नी है। वह अपहरणकर्ताओं के निर्देश पर फिरौती देने आई है, लेकिन उसे नहीं पता कि पूरा स्टेशन पहले से ही पुलिस के जाल में घिरा हुआ है। उसके हाथ में जो पैसों का बैग है, उसमें पहले से ही एक ट्रैकर लगा दिया गया है। इसी बीच गोदाम में कुर्सी से बंधा गंजा आदमी भी होश में आ जाता है। मुख्य पात्र तुरंत उसके पास जाता है और उससे कुछ जानकारी पाने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा निराशाजनक होता है। गंजा आदमी भी अपनी सारी याददाश्त खो चुका है और उल्टा उससे पूछता है कि उसे क्यों बांधा गया है। मुख्य पात्र कुछ पल के लिए पूरी तरह उलझ जाता है। फिर भी वह मानता है कि वह अपहरण करता नहीं है और गंजे आदमी को खोलने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज उसे रोक देती है। एक आदमी जिसने कामगारों जैसे कपड़े पहने हैं और छोटे बाल रखे हैं, रेलिंग का सहारा लेकर मुश्किल से खड़ा होता है। उस आदमी की सोच सीधी है। अगर गंजा आदमी बंधा हुआ है और वे दोनों नहीं, तो चाहे जिसने भी यह किया हो, इसका मतलब है कि गंजा आदमी उनके साथ नहीं है। ये तर्क ठंडे पानी की तरह मुख्य पात्र के मन में उठ रहे भरोसे को तुरंत खत्म कर देता है। इस खतरनाक खेल में हर मासूम दिखने वाला कदम भी एक जानलेवा जाल हो सकता है। इसके बाद छोटे बालों वाला आदमी भी साफ साफ बता देता है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। तभी हथकड़ी से लटका हुआ घुंघराले बालों वाला आदमी भी होश में आ जाता है। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है तो वह बस कमजोरी से सिर हिला देता है। आखिरी में जमीन पर पड़ा नीली शर्ट वाला आदमी होश में आता है।
जागते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया आक्रामक होती है। वह तुरंत छोटे बालों वाले आदमी का गला पकड़ लेता है। मुख्य पात्र सूझबूझ दिखाते हुए उसके चेहरे के घाव पर उंगली से दबाव डालता है। तेज दर्द उसे तुरंत शांत कर देता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसे भी कुछ याद नहीं है। इस तरह गोदाम में मौजूद पांचों आदमी होश में आ चुके हैं और सभी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वे ऐसे हैं जैसे 5 भेड़िए जिनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक ही बाड़े में छोड़ दिया गया हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे भेड़िए हैं या भेड़। सुराग ढूंढने के लिए वे सब गोदाम में इधर उधर तलाश शुरू करते हैं। छोटे बालों वाला आदमी जल्दी ही एक कोने में एक बड़ा केमिकल गैस सिलेंडर ढूंढ लेता है। सिलेंडर पर एक साफ दरार होती है। जिज्ञासा में वह पास जाकर उसे सूंघता है और तीखी गंध से उसे चक्कर आने लगते हैं। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि इसी सिलेंडर से लीक हुई जहरीली गैस ने उन्हें बेहोश किया और उनकी याददाश्त छीन ली। ये खोज भले ही उनकी भूलने की वजह समझा देती है, लेकिन उनकी हालत को और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर यह बंद माहौल तैयार किया था। उसी समय जब गोदाम के अंदर पांचों लोग उलझन में फंसे हैं, रेलवे स्टेशन पर फिरौती की डील में भी गड़बड़ी हो जाती है। पुलिस निगरानी कैमरों के जरिए देखती है कि एक सफाई कर्मचारी लॉकर के पास पहुंचता है। लगभग उसी समय ट्रैकर का सिग्नल गायब हो जाता है। पुलिस तुरंत खतरा भांप लेती है और कार्रवाई का आदेश देती है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दौड़कर आते हैं और सफाई कर्मचारी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वे लॉकर खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा छेद बनाया गया है। फिरौती का पैसा पहले ही उस छेद के जरिए नीचे बेसमेंट में गिराया जा चुका है। जब पुलिस बेसमेंट में पहुंचती है तो बैग तो मिलता है, लेकिन पैसे गायब होते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी एक निर्माण मजदूर के पास से गुजरते हुए गौर करता है कि उसके पैरों में महंगे चमड़े के जूते हैं, जो किसी मजदूर के पहनावे का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन जब तक वह समझ पाता, वह भेष बदलकर आया अपहरणकर्ता भीड़ में गायब हो चुका होता है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की चाल में फंस चुकी थी। अपहरणकर्ताओं को फिरौती मिल चुकी है, जिसका मतलब है कि वे बहुत जल्द फैक्ट्री लौटने वाले हैं। बंधकों की जान अब खतरे में है। गोदाम के अंदर बना नाजुक संतुलन भी जल्द ही टूट जाता है। अब तक चुप रहने वाला घुंघराले बालों वाला आदमी अचानक बोल पड़ता है और सबके सामने यह खुलासा करता है कि मुख्य पात्र ने पहले चुपके से एक फोन कॉल उठाया था। ये छुपाने वाली बात तुरंत ही मुख्य पात्र को सबके निशाने पर ला देती है। छोटे बालों वाला और नीली शर्ट वाला आदमी बारी बारी से उससे सवाल करने लगते हैं। मजबूर होकर मुख्य पात्र फोन पर हुई बातचीत बता देता है, लेकिन जानबूझकर कुछ बातें छिपा लेता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि सामने वाला अपहरणकर्ता था और वह डर के मारे फोन काट दिया। उसकी यह सफाई कमजोर लगती है। छोटे बालों वाला आदमी तुरंत शक जताता है, अगर अपहरणकर्ता उसकी आवाज नहीं पहचान पाया तो इसका मतलब है कि वह खुद उनका साथी है। मुख्य पात्र सफाई देता है कि दूसरी तरफ बहुत शोर था, शायद वहां कोई निर्माण कार्य चल रहा था, ये इसलिए उसे शक नहीं हुआ। लेकिन चाहे वह कितना भी समझाने की कोशिश करे, शक का बीज एक बार बोया जा चुका था और अब तेजी से बढ़ रहा था। नीली शर्ट वाला आदमी सुझाव देता है कि जब फोन है तो सीधे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। वह और मुख्य पात्र साथ में ऊपर जाते हैं। जैसे ही वे फोन उठाकर नंबर मिलाने वाले होते हैं, छोटे बालों वाला आदमी अचानक दौड़ कर आता है और फोन की तार खींचकर तोड़ देता है। उसके इस कदम पर नीली शर्ट वाला आदमी गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि उसने उनकी एकमात्र उम्मीद खत्म कर दी। छोटे बालों वाला आदमी बहस नहीं करता, बल्कि चुपचाप उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाता है और एक अलमारी खोलता है। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने एक लाश पड़ी होती है। छोटे बालों वाला आदमी समझाता है कि उसने पुलिस को कॉल करने से इसलिए रोका क्योंकि अगर उनमें से कोई अपहरण करता हुआ तो पुलिस को खबर देना उल्टा खतरा बढ़ा सकता है और अपहरणकर्ताओं को भड़का सकता है। लाश को देखकर नीली शर्ट वाले आदमी को अचानक कुछ याद आता है। वह दौड़कर बाथरूम में जाता है और पहले देखी हुई अखबार उठा लाता है। अखबार की हेडलाइन में एक अपहरण की खबर छपी होती है। एक कंपनी मालिक जिसका नाम कोल्स है और उसका वित्तीय सलाहकार मैकिन दोनों लापता हैं। उनकी कार उसी जगह मिली थी जिसका नाम उस लाश के बैज पर लिखा हुआ है, वेस्टर्न फ्रीडम शॉपिंग सेंटर। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ चुकी हैं। उन पांचों में से 2 लोग बंधक हैं, कोल्स और मैकिन, जबकि बाकी 3 अपहरणकर्ता हैं। बाहर मौजूद उनके साथी बहुत जल्द लौटकर बंधकों को मार सकते हैं। अंदर बंधक और अपहरणकर्ता एक साथ मिले हुए हैं, जिससे दुश्मन और अपने की पहचान करना मुश्किल हो गया है। सबसे खराब बात यह है कि बाहर के अपहरणकर्ता कभी भी वापस आ सकते हैं। हर किसी की जिंदगी अब गिनती के पलों में सिमट चुकी है। इस भारी दबाव में वे कुछ समय के लिए अपने शक को किनारे रख देते हैं और मिलकर आने वाले अपहरणकर्ताओं का सामना करने का फैसला करते हैं। तभी वे सभी तरह तरह के औजार इकट्ठा करके बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान एक तरफ टिके हुए घुंघराले बालों वाला आदमी अपनी नजरों से बंधे हुए गंजे आदमी को इशारा करता है कि वह उसके पैरों के पास रखे रैक के नीचे देखे, जहां एक बंदूक छुपी हुई है।
गंजा आदमी इशारा समझ जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने पैरों से बंदूक खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन इस हरकत से आवाज हो जाती है जिससे बाकी 3 लोगों का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। देखते ही देखते बंदूक के लिए एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। आखिरकार मुख्य पात्र अपनी फुर्ती और ताकत से बंदूक हासिल कर लेता है और पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लेता है। आगे कोई समस्या न हो इसलिए वह गंजे आदमी की रस्सियों को और कसकर बांध देता है। तभी अचानक नीचे के कोने में एक और फोन बजने लगता है। नीली शर्ट वाला आदमी उसे उठाने जाता है, लेकिन छोटे बालों वाला आदमी उसे रोक देता है। उसका मानना है कि जब पहली बार मुख्य पात्र ने फोन उठाया और पकड़ा नहीं गया, तो इस बार भी वही बात करे तो बेहतर होगा। फोन पर फिर वही अपहरणकर्ता होता है। वह बताता है कि उन्हें फिरौती मिल चुकी है और वे सूरज ढलने से पहले लौट आएंगे। अब सूरज ढलने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन है। अब सबसे बड़ा सवाल है, वे लौटने वाले अपहरणकर्ताओं का सामना कैसे करेंगे? ये सवाल हर किसी के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। इसी बीच बाथरूम में अकेला खड़ा नीली शर्ट वाला आदमी आईने में देखते हुए कुछ यादों के टुकड़े याद करने लगता है। उसे अचानक याद आता है कि वह खुद भी एक बंधक है, मैकिन। यह एहसास उसे अंदर तक डरा देता है। अगर अपहरणकर्ता वापस आए तो उसकी मौत तय है। अपनी जान बचाने के लिए वह मुख्य पात्र के हाथ से बंदूक छीनने का फैसला करता है। वह चुपके से छोटे बालों वाले आदमी के पास जाता है और झूठ बोलता है कि उसे अपनी याददाश्त वापस आ गई है। वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वही दूसरा बंधक कोल्स है। चूंकि छोटे बालों वाले आदमी को खुद कुछ याद नहीं है, वह इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह इनकार भी नहीं कर पाता। अपने झूठ को और पक्का करने के लिए नीली शर्ट वाला आदमी एक सोच समझकर बनाई गई बात पेश करता है। हालांकि छोटे बालों वाले आदमी को इस बात की कोई याद नहीं होती, लेकिन बच्चा शब्द उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू जाता है। इसलिए दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। छोटे बालों वाला आदमी मुख्य पात्र को बहाने से एक जगह पर ले जाता है जहां नीली शर्ट वाला आदमी उस पर अचानक हमला कर देता है, लेकिन उन्होंने मुख्य पात्र की ताकत और लड़ने की क्षमता को बहुत कम आंका था। झगड़े के बाद न सिर्फ वे बंदूक छीनने में नाकाम रहते हैं, बल्कि मुख्य पात्र पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। जब वह सख्ती से पूछताछ करता है तो छोटे बालों वाला आदमी बिना झिझक नीली शर्ट वाले को धोखा दे देता है। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए नीली शर्ट वाला आदमी झूठ बोलता है कि यह सब उसी की बनाई हुई कहानी थी और उसका मकसद सिर्फ यहां से निकलना था। मुख्य पात्र को उस पर शक तो होता है, लेकिन खुद को अच्छा इंसान मानने की सोच के कारण वह उन्हें छोड़ देता है। समय तेजी से बीत रहा है और जैसे ही नीली शर्ट वाले को पता चलता है कि वह एक बंधक है, वह बाहर निकलने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे ऊंचाई पर एक खिड़की दिखती है जो शायद लोहे की सलाखों से पूरी तरह बंद नहीं है। मुख्य पात्र और छोटे बालों वाले की मदद से वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। काफी मुश्किल से ऊपर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह खिड़की मजबूत कांच की बनी है, जिसे सामान्य हथौड़े से तोड़ा नहीं जा सकता। वह सुझाव देता है कि बंदूक से गोली चलाकर कांच तोड़ा जाए, लेकिन पहले की घटना के बाद मुख्य पात्र अब उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। लेकिन ज्यादा वजन होने के कारण उसके लिए ऊपर चढ़ना काफी कठिन हो जाता है। जब वह आखिरकार खिड़की तक पहुंचता है, जैसे ही वह बंदूक निकालता है, कांच में दिख रही परछाई से उसके दिमाग में कुछ यादें फिर से उभरने लगती हैं। वह देखता है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर बंधकों को यहाँ लाया था। इसका मतलब वह खुद एक अपहरण करता है। यह सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है। इसी झटके में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। बंदूक भी खिड़की पर ही छूट जाती है। उनका एकमात्र बचने का रास्ता भी खत्म हो जाता है। ये देखकर नीली शर्ट वाला आदमी गुस्से से भर उठता है। जब वह देखता है कि छोटे बालों वाला आदमी अभी भी मुख्य पात्र की चिंता कर रहा है, तो उसे समझ आता है कि ये दोनों अब एक ही तरफ हैं। संतुलन बनाने के लिए वह गंजे आदमी को भी आजाद कर देता है, जिससे अब स्थिति 2 बनाम 2 की हो जाती है। बाथरूम में छोटे बालों वाला आदमी मुख्य पात्र के घाव का इलाज करते हुए उससे उस नाम के बारे में पूछता है जो उसने गिरते समय अनजाने में लिया था। मुख्य पात्र कहता है कि शायद वह उसकी बेटी का नाम है। यह सुनकर छोटे बालों वाला आदमी और भी यकीन करने लगता है कि जिसके पास परिवार है वह कोई अपराधी नहीं हो सकता। तब वह अपना एक राज खोलता है। वह भले ही अपनी याददाश्त वापस नहीं पा सका है, लेकिन उसे हमेशा एक अजीब सी संतरे की खुशबू महसूस होती रहती है। और अखबार में लिखा था कि बंधक कोल्स का परिवार पीढ़ियों से संतरे उगाने का काम करता है। इसलिए वह मान लेता है कि वही कोल्स है। और पहले नीली शर्ट वाले आदमी ने उसे अपने पक्ष में करने के लिए जो बच्चे की कहानी बनाई थी, वह साबित करता है कि वह झूठ बोल रहा था। इसके मुकाबले वह सामने खड़े मुख्य पात्र पर ज्यादा भरोसा करता है
उसका अंदाजा है कि मुख्य पात्र ही दूसरा बंधक मैककेन है। उसकी यह गंभीर सोच मुख्य पात्र को हंसी और हैरानी में डाल देती है। वह सच बताने ही वाला होता है कि वह एक अपहरण करता है, लेकिन तभी बदला लेने आए गंजे आदमी के कारण उनकी बात बीच में ही टूट जाती है। तीनों आपस में उलझ जाते हैं। तभी अचानक एक ऐसी घटना होती है जिससे सब रुक जाते हैं। गोदाम के बाहर एक छोटा लड़का फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी दूरी पर शायद उसका पिता गाड़ी ठीक कर रहा होता है। यह उनके बचने का सबसे नजदीकी मौका था। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं और शीशे की रोशनी से ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। लड़का उन्हें देख भी लेता है, लेकिन शायद डर के कारण वह अपने पिता को कुछ नहीं बताता और चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। यह छोटी सी उम्मीद भी आखिरकार गहरे निराशा में बदल जाती है। भारी दबाव के कारण सब लोग टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। उधर हथकड़ी से लटका हुआ घुंघराले बालों वाला आदमी खून ज्यादा बह जाने के कारण मौत के करीब पहुंच जाता है। मरने से पहले वह अचानक कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वह मुख्य पात्र को अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है। बचपन में वे दोनों साथ में समुद्र में घूमने गए थे, जहां तूफान आ गया था। मुख्य पात्र ने ही उसे डूबने से बचाया था और सबको एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया था, तभी वे सब बच पाए थे। वह किसी की असली पहचान नहीं बताता, बल्कि इस कहानी के जरिए बस यही समझाना चाहता है कि अगर कोई उम्मीद है तो वह सिर्फ एकता में है। ये कहानी सुनाने के बाद घुंघराले बालों वाला आदमी दम तोड़ देता है। उसकी बातों से मुख्य पात्र गहरे द्वंद्व में पड़ जाता है। भले ही उसे याद आ चुका है कि वह एक अपहरण करता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसके दिल में जो लगाव है वह उसे अब भी यह महसूस कराता है कि वह एक अच्छा इंसान हो सकता है। लाइटर में मिली अपनी बेटी की तस्वीर को देखते हुए वह आखिरकार फैसला करता है कि उसे सच में एक अच्छा इंसान बनना है। इसके बाद सभी मिलकर काम करते हैं। वे न सिर्फ बंदूक वापस हासिल करते हैं, बल्कि जाल भी बिछाते हैं ताकि लौटने वाले अपहरणकर्ताओं का सामना कर सकें। कुछ ही देर में गाड़ी की आवाज पास आती सुनाई देती है। अपहरणकर्ता वापस आ चुके हैं, लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में जाल संभाले खड़ा गंजा आदमी अपने हाथ में पकड़े औजार को देखते हुए अचानक कुछ याद करता है। उसे याद आता है कि गिरोह का सरगना उसे गड्ढा खोदने का आदेश दे रहा था ताकि बंधकों को उसमें दफनाया जा सके। इसका मतलब वह भी अपहरण करता है। जब दो अपहरणकर्ता फैक्ट्री में अंदर आते हैं और नीली शर्ट वाला आदमी उसे हमला करने का इशारा करता है, तो वह जाल मुख्य पात्र की ओर मोड़ देता है। एक चीख के साथ गंजा आदमी अपने ही साथी के हाथों मारा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मुख्य पात्र और नीली शर्ट वाला आदमी अंधेरे में तेजी से दोनों गुर्गों को खत्म कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि छोटे बालों वाला आदमी कब अपहरणकर्ताओं के सरगना के हाथों पकड़ लिया जाता है। हालात को बिगड़ता देख मुख्य पात्र तुरंत फैसला करता है और अचानक पक्ष बदल देता है। वह नीली शर्ट वाले आदमी को पकड़कर बाहर ले आता है। गोदाम की हालत देखकर सरगना मुख्य पात्र से बेहद नाराज हो जाता है। इसी समय मुख्य पात्र को सब कुछ पूरी तरह याद आ जाता है। उसे पूरी अपहरण की घटना याद आती है, कैसे उसने और उसके साथियों ने पार्किंग में छोटे बालों वाले और नीली शर्ट वाले आदमी पर हमला किया और गलती से एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। फिर दोनों को गोदाम में लाया गया, लेकिन बंधक किसी तरह छूट गए और लड़ाई छिड़ गई। उसी दौरान छोटे बालों वाला आदमी यानी कोल्स ने केमिकल कंटेनर गिरा दिया, जिससे सबकी याददाश्त चली गई। यह सब याद आते ही मुख्य पात्र के मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। वह छोटे बालों वाले और नीली शर्ट वाले आदमी को मारना नहीं चाहता और सरगना को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सरगना उसे बंदूक थमा देता है और साफ आदेश देता है कि वह बंधकों को खत्म कर दें ताकि वे पैसे लेकर भाग सकें। मुख्य पात्र एक बार फिर दुविधा में फंस जाता है। वह अनजाने में अपनी बेटी का दिया हुआ लाइटर निकालता है और उसे जुड़ी एक गहरी याद वापस आती है। उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वह इंसुलिन एलर्जी के कारण बच नहीं पाई थी। यह लाइटर उसकी बेटी की आखिरी निशानी है और उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह भी। अपनी बेटी को खोने के बाद उसकी अपनी जिंदगी भी जैसे बेकार हो गई थी। अब उसके लिए अच्छे और बुरे में कोई फर्क बचा भी है या नहीं, ये सवाल उसके सामने खड़ा था। आखिरकार वह एक फैसला करता है। वह छोटे बालों वाले और नीली शर्ट वाले आदमी को बाहर पहले से खोदे गए गड्ढे के पास ले जाता है। छोटे बालों वाला आदमी उसे समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ तेज गोलियों की आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी एक और सुराग सामने आता है। वही छोटा लड़का और उसका पिता, जो पहले वहां से चले गए थे, आखिरकार पुलिस को खबर दे देते हैं। मौके पर पहुंच रही पुलिस को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। इस गिरोह में एक पुलिस का अंडरकवर एजेंट भी शामिल है। बदकिस्मती से यह बातचीत गिरोह के एक सदस्य द्वारा सुन ली जाती है। वह तुरंत यह खबर सरगना तक पहुंचा देता है। सरगना पहले से ही मुख्य पात्र पर शक कर रहा था, इसलिए वह सीधे बाहर जाकर उससे सवाल करता है। पुलिस शब्द सुनते ही मुख्य पात्र की याददाश्त का आखिरी दरवाजा भी खुल जाता है।
उसे अपनी असली पहचान याद आ जाती है। वह सच में एक पुलिस वाला है जो अपने एक दोस्त की सिफारिश पर इस गिरोह में अंडरकवर बनकर घुसा था। उसकी यादें और पहचान भले ही उलझती रही हों, लेकिन आखिरकार सच्चाई यही है कि वह एक अच्छा इंसान है। जब सरगना गड्ढे में कोई लाश नहीं देखता तो उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि मुख्य पात्र एक अंडरकवर पुलिस वाला है। असल में मुख्य पात्र ने किसी को नहीं मारा था, बल्कि उन्हें पहले से छिपने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य से नीली शर्ट वाला आदमी गोली लगने से गिर पड़ता है। वहीं मुख्य पात्र और सरगना दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं और जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही सरगना उसे मारने वाला होता है, छोटे बालों वाला आदमी समय पर पहुंचकर उसकी मदद करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की बड़ी टीम वहां पहुंच जाती है। जिंदा बचे मुख्य पात्र वॉज और छोटे बालों वाला आदमी कोल्स, दोनों का इलाज किया जाता है। कोल्स की पत्नी भी वहां पहुंचती है और अपने पति को गले लगा लेती है। उन दोनों को सुरक्षित और साथ देखकर मुख्य पात्र के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी पुलिस पहचान अब साबित हो चुकी है और उसका न्याय पर विश्वास भी सही साबित हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कोल्स की पत्नी पर पड़ती है, उसे एक अजीब सी जानी पहचानी भावना महसूस होती है। तभी कुछ और काली यादें उसके दिमाग में उभरने लगती हैं। असल में वह कोल्स की पत्नी को पहले से जानता था। वे दोनों सिर्फ परिचित नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रेमी थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पूरा अपहरण उसी ने अपनी अंडरकवर पहचान का फायदा उठाकर अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर रचा था। क्योंकि कोल्स और उसकी पत्नी के बीच प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट था, जिसके मुताबिक सिर्फ कोल्स की मौत के बाद ही उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति की वारिस बन सकती थी। इसलिए उसने यह पूरी साजिश रची ताकि अपहरण के बहाने कोल्स को मरवा सके और सारा इल्जाम ड्रग गिरोह पर डाल दे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक केमिकल लीक और सबकी याददाश्त चले जाने वाली घटना उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर देगी। इतना ही नहीं, उसी वजह से अनजाने में कोल्स की जान भी बच गई। सब कुछ याद आने के बाद मुख्य पात्र के चेहरे से सुकून गायब हो जाता है। वह पैसों से भरा बैग उठाता है। उधर कोल्स की पत्नी उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रही होती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी प्रेमिका की ओर शांत नजरों से देखता है। उसकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। यादों के इस पूरे चक्र से गुजरने के बाद वह आखिरकार फैसला करता है कि वह अपने उस सच्चे दिल की सुनेगा जो उसे याददाश्त खोने के बाद मिला था, और एक सच्चा अच्छा इंसान बनेगा। अननोन की खास बात यह है कि यह इंसानी स्वभाव पर एक गहरा विचार प्रस्तुत करती है। यह एक अहम सवाल उठाती है, जब किसी इंसान की यादें और उसकी पुरानी पहचान छीन ली जाए तो उसे असल में क्या परिभाषित करता है? समाज द्वारा घड़ी गई उसकी पहचान या उसके भीतर की असली प्रकृति? मुख्य पात्र का अतीत भले ही बुरा था, लेकिन जब उसे एक नई शुरुआत का मौका मिला तो अपनी बेटी के लिए प्यार, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और अच्छा इंसान बनने की चाहत ने हर बार बुराई पर जीत हासिल की। इस तरह उसकी भूलने की बीमारी ही उसके लिए एक नई शुरुआत बन गई, जिसने उसे अपने बीते हुए जीवन को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया, और अंत में वह अपने पुराने इरादों के बिल्कुल उलट फैसला लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए अननोन की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।